हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। और आज का हमारा टॉपिक है CAT कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। 1984 में आती है, 1987 में UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इनेक्ट कर देती है। 174 कंट्रीज 2024 में इसकी सिग्नेटरीज थी। एम क्या है? नो टॉर्चर, इनह्यूमेन कंडीशंस, ना कोई टॉर्चर करेगा, ना ही इनह्यूमेन कंडीशंस में रखेगा, इन क्रूअल या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट देगा। आर्टिकल 5 UDHR, आर्टिकल 7 ICCPR, आर्टिकल 5 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट क्रूअल, डिग्रेडिंग एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, और आर्टिकल 7 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो कि हमें सेम चीज प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई किसी के भी अगेंस्ट ऐसी जो है किसी को भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इनह्यूमेन, डिग्रेडिंग एंड क्रूअल ट्रीटमेंट और पनिशमेंट ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2002 में आता है और 2006 में इनेक्ट कर दिया जाता है। अब हम इसका जेनेसिस देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। बहुत सारे सालों से वायलेशन चल रही थी, तो UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आए। अगर आप इन दोनों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो चेक आउट द वीडियोस इन दिस प्लेलिस्ट। जब ये लोग आए, ठीक है, फिर साथ साथ में क्या आया? एमनेस्टी इंटरनेशनल आए और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई जो बहुत टाइम से सेम पर्पस के लिए काम कर रही थी। चाहे वो ग्यूटेनामो बे वाला कंसेप्ट हो या जो भी सारी, उसमें क्या होता था, जो ग्यूटेनामो बे था उसका क्या सीन था कि जो भी वो होते थे, प्रिजनर्स होते थे, उनको बहुत ही जो है वो बुरी कंडीशंस में वहां रखा जाता था। ठीक है, बुरी कंडीशंस इन द सेंस कि अगर मान लो वो किसी एक उसमें भर रखा है, ठीक है, एक यहाँ पर है एक सेल में, उसको पानी से भर देना, ठीक है, उनको फूड ना देना, उनके साथ बहुत बुरी ट्रीटमेंट। तो इसीलिए ऐसी ऐसी चीजों के अगेंस्ट जो एमनेस्टी इंटरनेशनल थी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत टाइम से काम कर रही थी। 1972 में क्या होता है? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती है ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट की। ठीक है, अब जब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती है तो 1973 में UN डिक्लेरेशन आती है कि भाई ये तो जो है UDHR और ICCPR ये दोनों नहीं इसको ठीक कर पा रहे हैं, तो UN डिक्लेरेशन निकालती है कि हमें कुछ नया बनाना पड़ेगा। तो 1975 में जो है वो ड्राफ्ट शुरू हो जाता है, 1984 में कंप्लीट होकर 1987 में जो है वो इनेक्ट कर दिया जाता है। अब इंडिया इसके फेवर में क्या क्या कर रही है? प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल आया था 2000 में, जो लोकसभा में पास हो गया था पर राज्यसभा में नहीं हो पाया था। पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे पास, आर्टिकल 14 इक्वालिटी के लिए, इक्वल लॉ फॉर ऑल और इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 20 क्लोज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, आर्टिकल 22 ताकि इंफॉर्मेशन मिल जाए, अरेस्ट हो अगर कोई, साथ में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो क्या देता है? वो रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस देता है और कहता है कि फॉलो करो ऑप्शनल प्रोटोकॉल इंडिया के अंदर, और रिपोर्ट करता है और ये कहता है कि भाई अगर कस्टोडियल रेप हुआ है, कस्टोडियल रेप क्या कि अगर कोई विमेन कस्टडी में है, ठीक है, कस्टडी में है किसी पुलिस ऑफिसर की या एज सच किसी भी फिडुशियरी रिलेशनशिप में है, कोई डॉक्टर पेशेंट हो गया या ऐसा कुछ है, तो अगर कस्टोडियल रेप या मर्डर होता है तो 24 आवर्स में जो है उसको वो करो। फिर नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर चलाया गया, जब बहुत सारे लोग मर गए थे इसी वजह से, जेल्स में बहुत सारे लोग मर गए थे, तो इसके अगेंस्ट नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर चलाया गया। और ये सब स्टेप्स जो हैं वो इंडिया ने लिए ताकि जो है ये गोल्स ऑफ कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है उनको फॉलो करके और उनको मेन स्ट्रीम जो है वो राइट्स में ये कन्वर्ट कर सके। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले आर्टिकल 1 to 16। आर्टिकल 1 सीधा डेफिनेशन देता है, हमने अपने हर प्रोविजन में लाइक फ्रॉम CERD एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, फिर सीडो, हमने सब में देखा आर्टिकल 1 क्या करता है? डेफिनेशन देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? डेफिनेशन, सीवियर पेन एंड सफरिंग, सीवियर पेन और सफरिंग है फिजिकल और मेंटल, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, टू गेट इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन के लिए, इंड्यूस करना या कोवर्स करना। ये जो इंफॉर्मेशन के लिए, इसके लिए भी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा, उसमें सेक्शन 25 था जो कि कहता था कि जो पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन है वो जो है वो अलाउड नहीं है। बस इसीलिए था कि ताकि वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए फिजिकल या मेंटल पेन या सफरिंग जो है उसको कोज ना कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या आ गया इसमें, सीवियर पेन एंड सफरिंग, फिजिकल और मेंटल, क्यों, टू गेट इंफॉर्मेशन। फिर सेकंड आ गया इंड्यूस करना किसी काम को करने के लिए या कोवर्स करना। ठीक है, स्टेटमेंट उसकी या थर्ड पार्टी की, ठीक है, ताकि उसकी या थर्ड पार्टी की जो है वो स्टेटमेंट ली जा सके, उसके लिए किसी को इंड्यूस करना या कोर्स करना कि भाई तुम स्टेटमेंट दो, क्योंकि आर्टिकल 23 आता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फिर सस्पेक्ट की, थर्ड पार्टी की या किसी की भी, और डिस्क्रिमिनेशन करना किसी की बेसिस पर, और कंसेंट ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट की, डिस्क्रिमिनेशन करना किसी भी बेसिस पर, और जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसकी कंसेंट के अगेंस्ट कुछ भी करना। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, सीवियर पेन एंड सफरिंग, फिजिकल और मेंटल, इंफॉर्मेशन के लिए, स्टेटमेंट लेने के लिए उससे, थर्ड पार्टी से, उससे मतलब एक्यूज, थर्ड पार्टी, सस्पेक्ट, उसको इंड्यूस या कोर्स करना या डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, फिर अब इसके लिए स्टेट क्या कर रहा है, ये हमारे पास आर्टिकल 2 से शुरू हो जाते हैं। आर्टिकल 2 में क्या आ गया, स्टेट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बताएगा। 3 में आ गया एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा, एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटीज हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ साइंड है उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्स्ट्राडिशन होगा। आर्टिकल 4 में अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और कस्टडी में हुआ है तो इंक्वायरी की जाएगी, फिर उसके बेसिस पर रिकमेंडेशंस दी जाएंगे। आर्टिकल 5 हमें जुरिस्डिक्शन बताता है कि जो इसकी जुरिस्डिक्शन है उसमें शिप, एयरक्राफ्ट होते हैं, नेशनल बाय और विक्टिम जो है वो सारे होते हैं। ठीक है, नेशनल मतलब इसका क्या मतलब है कि भाई जो नेशन में हमारे जो लोग हैं, हम एक गोल्डन प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करते हैं जुरिस्डिक्शन में, कि हम जो है हम अक्यूज्ड ना देखकर हम ये देखते हैं कि विक्टिम कहाँ का है, विक्टिम की नेशनैलिटी, तो हम विक्टिम की नेशनैलिटी के बेसिस पर जो है वो जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते हैं। फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है कि नॉट एक्स्ट्राडाइट, टेल अथॉरिटीज को बताओ पहले कि हाँ ये हुआ है, इसने उस कंट्री में ये किया था। फिर आर्टिकल 8 डीम्ड एक्स्ट्राडिशन की बात करता है, और इसमें प्रोसीडिंग कौन करेगा, आर्टिकल 9 करेगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 10 में एजुकेशन और अवेयरनेस हमें देनी पड़ेगी। 11 में उसको कस्टडी को प्रिपेयर करना, फिर इन्वेस्टिगेशन करना, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेट ने बनाया, स्टेट ने लेजिस्लेशन बनाया, स्टेट ने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाया, डोमेस्टिक बन गया। अब इंटरनेशनल पे बात आई तो उसने कहा कि एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा तो कहा कि क्रिमिनल ऑफेंसेस और कस्टडी का कोई भी केस आया तो हम क्या करेंगे, तो हम इंक्वायरी करेंगे और फिर रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, अभी इंक्वायरी कहाँ होगी, तो 5 ने जुरिस्डिक्शन बताई कि चाहे वो शिप में हो चाहे वो एयरक्राफ्ट में हो, और हम नेशनैलिटी ऑफ विक्टिम देखेंगे जुरिस्डिक्शन के लिए। फिर आर्टिकल 7 ने बताया कि चलो तुम एक्स्ट्राडाइट, मतलब ये अभी तक बात खटक रही थी कि एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा, कि तुम एक्स्ट्राडाइट नहीं करो पर अथॉरिटीज को तो बता दो उस कंट्री की कि हाँ ये हुआ है, हमारे पास ये है। फिर 8 में आ गया, फिर धीरे धीरे और इसको जो है आगे बढ़ाते गए तो 8 में आ गया डीम्ड एक्स्ट्राडिशन। अब डीम्ड एक्स्ट्राडिशन में कौन हेल्प करेगा, स्टेट हेल्प करेगा प्रोसीडिंग में। स्टेट हेल्प कैसे कर सकता है, कब करेगा, जब लोगों को खुद एजुकेशन और अवेयरनेस हो। ठीक है, तो अब स्टेट ने हेल्प कर दी, लोगों के पास है तो लोग सीख करेंगे कि हाँ भाई ये सारी चीजें करी जानी चाहिए। ठीक है, अब उनकी कस्टडी बना देंगे, ठीक है, कि यहाँ इनको जो है इस कस्टडी में रखा जाएगा। फिर उसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर किसी इंडिविजुअल को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेंट कर सकता है। फिर एक बार उसको कस्टडी में रख दिया, ठीक है, कोई भी कंप्लेंट सारी सोल्व हो गई, उसके बाद रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन की, हाँ अगर मान लो किसी को ऐसे कहीं कोई ऐसी ट्रीटमेंट दी जा रही थी, टॉर्चर किया जा रहा था, उसको रिहैबिलिटेशन देना, कहीं और जो है हैबिटेट देना, कहीं और जो है वो रहने की जगह देना, और कॉम्पनसेशन देना कि हाँ तेरे साथ ये हुआ है, हम समझते हैं, और ये ठीक है। और स्टेट जो स्टेटमेंट नॉट एडमिसिबल, कौन सी स्टेटमेंट नॉट एडमिसिबल होगी, जैसे सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, पुलिस के सामने कन्फेशन है, और आर्टिकल 16 में आ गया अदर एक्ट। तो ठीक है, सीधा सीरीज ऑफ इवेंट बन रहा है जिसके थ्रू आप उसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 ने 3 चीजें बताई, सीवियर पेन या सफरिंग देना इंफॉर्मेशन लेने के लिए, स्टेटमेंट लेने के लिए इंड्यूस या कोर्स करना या डिस्क्रिमिनेशन करना, चाहे कंसेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट से हो चाहे ना। उसके बाद हमने स्टेट का बताया, सबसे पहले स्टेट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाएगा। अब डोमेस्टिक बन गई,
डोमेस्टिक बन गई पर इंटरनेशनल बनी नहीं, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं बनी तो इसलिए, तो इंटरनेशनल नहीं है तो नॉन एक्स्ट्राडाइट आ गया। अब ये बात खटक रही है, अब इतने में अगर मान लो स्टेट में कुछ हो जाता है तो क्रिमिनल ऑफेंस और कस्टडी, उसकी इंक्वायरी और रिकमेंडेशन। अब ये इंक्वायरी और रिकमेंडेशन कहाँ हो सकती है, तो जुरिस्डिक्शन बता देंगे। फिर अब वो बात खटक रही थी तो 6 में हम अटक गए, फिर आर्टिकल 7 में हमने कहा कि चल एक्स्ट्राडाइट ना करो पर अथॉरिटी को बता दो, फिर 8 में कहा कि चलो डीम्ड एक्स्ट्राडिशन ही रख लो, फिर 9 में आया कि स्टेट हेल्प करेगा, किसमें, प्रोसीडिंग में हेल्प करेगा, स्टेट हेल्प करेगा 9 में। डीम्ड एक्स्ट्रेडिशन होगी तो इसको स्टेट हेल्प करेगा। स्टेट कब हेल्प करेगा, जब एजुकेशन और अवेयरनेस होगी लोगों को कि हाँ ये करना है, ऐसे ऐसे ट्रीटी होती है और ऐसे इसके अकॉर्डिंग। फिर कस्टडी बनाएंगे कि हाँ भाई एक्स्ट्राडाइट करके ला रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, कस्टडी बनाई, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ ये जो है वो किया जा सकता है। फिर इंडिविजुअल जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है वो लेके आएंगे कि हाँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बताए। फिर किसी को रखा है और उसको ऐसी गंदी ट्रीटमेंट दी जा रही है तो रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। फिर हम आखिरी में 15 में बता देंगे कौन से स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है और 16 में दूसरे जो है से उनको कवर कर लेंगे। अभी हो गया आर्टिकल 1 to 16। फिर आर्टिकल 17 to 24 क्या कहते हैं, कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर बनेगी। 10 एक्सपर्ट होंगे स्टेट से और 2 बार जो है अलग अलग स्टेट से 10 एक्सपर्ट होंगे और 2 बार उन्हें रीअपॉइंट करा जा सकता है। 2 बार रीअपॉइंट नहीं, सॉरी 2 बार अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब एक बार रीअपॉइंटमेंट जो है वो हो सकती है। फिर आर्टिकल 25 to 33 बाई इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कमेटी करेगी अगेंस्ट टॉर्चर, रिकमेंडेशन देगी, एडवाइस करेगी, क्वेश्चन पूछेगी, अपना ओपिनियन देगी। हर साल 1 साल में रिपोर्ट आएगी, फिर हर 4 साल के बाद जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी जिसके बेसिस पर रिकमेंडेशन फॉर्मुलेट किए जाएंगे, बताया जाएगा ये करो, ये चैलेंजेस हैं। फिर इंटर स्टेट अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो 3 मंथ में हो जाएगा, ठीक है, 3 मंथ में उसको सोल्व कर देना चाहिए, स्टेट को एक्सपेंसेस मिलेंगे। और अगर 6 महीने में नहीं होता है तो गुड ऑफिस या कंसिलिएशन के पास जाया जा सकता है। साथ में इंडिविजुअल कंप्लेंट स्पेशल रिपोर्टर होगा जो कि एग्जामिन करेगा क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस टू UNHCAT, ठीक है, वही ये एक बॉडी है जो कि क्या करेगी, इसको जो है जो भी कंप्लेंट्स आई है उनको देखेगी, ठीक है। इंडिविजुअल कंप्लेंट का वही मैकेनिज्म कि इंडिविजुअल है, उसकी कंट्री में नहीं हो रहा, पहले डोमेस्टिक जाएगा, डोमेस्टिक में नहीं हो रहा तो इंडिविजुअल जो है वो कंप्लेंट कर देगा, जिसे 6 महीने के अंदर अंदर जो इस कंप्लेंट है इसका कंक्लूजन जो है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर कर दिया जाएगा और 6 मंथ के बाद उसको बता दिया जाएगा कि हाँ ये जो है ये डिसीजन लिया गया है। अब इसका ऑप्शनल प्रोटोकॉल क्या कहता है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2000 हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वो 2002 में आया था और 2006 में जो है वो इनेक्ट कर दिया गया था। अब ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है ये क्या कहता है, इसका आर्टिकल 1 कहता है कि नेशनल और इंटरनेशनल जो डिटेंशन सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ उनको रखा जाता है तो वो नेशनल और इंटरनेशनल डिटेंशन सेंटर पर रेगुलर विजिट्स करी जाएगी। आर्टिकल 2 कहता है कि एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा, सब कमेटी बनाई जाएगी ऐसे विजिट्स के लिए और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। अगर कोई भी ये आई विल नहीं है ऑन इल ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर, कोई भी इल ट्रीटमेंट या टॉर्चर होती है तो इसीलिए सब कमेटी बनाई जाएगी कि तुम ऐसे विजिट करो और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाओ कि हाँ इल ट्रीटमेंट या टॉर्चर हो रहा है या वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है। विजिट करो, एडवाइस करो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो उनको करो, ठीक है। फिर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा ऐसी जगहों पर, डिटेंशन सेंटर्स पर, प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करो और स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन ले डाउन करता है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि अभी तक इतना कुछ होने के बाद, इतने इम्प्लीमेंटेशन, इंटर स्टेट, इंडिविजुअल मैकेनिज्म होने के बाद भी अभी तक नॉन यूनिवर्सल करेक्टर में है, यूनिवर्सल करेक्टर नहीं ऑब्टेन कर पाई। रिजर्वेशन की जो है वो प्रॉब्लम आती है, एनफोर्समेंट जो है एनफोर्समेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, ठीक है। फिर टॉर्चर में इंडिविजुअल या प्राइवेट, इसमें सिर्फ वही है ना कि कस्टडी में हो रहा है या पब्लिक सर्वेंट करना है, पर इंडिविजुअल और प्राइवेट अगर कोई टॉर्चर करता है तो जो है इसको वो कवर नहीं करती है। फिर फंड्स लैकिंग है क्योंकि एक इंटरनेशनल है तो फंड्स बहुत सारे चाहिए ताकि यूनिवर्सल जो है करेक्टर अचीव किया जा सके। फिर आर्टिकल 3 में एक्सक्यूज जो है वो बहाने दिए जा सकते हैं। फिर एम्बिगुअस कुछ प्रोविजन जो है वो इसके एम्बिगुअस है। अब हम केसेस देखते हैं, चहल वर्सेस यूके। आर्टिकल 3 जो है वो एब्सोल्यूट है, उसमें ये हेड होता है।
ठीक है। स्वेरिंग वर्सेस यूके में आर्टिकल 3 यूज कर दिया गया कि हाँ एक्स्ट्रेडिशन नहीं होगा और एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया, और डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल में जो है इस कन्वेंशन को फॉलो किया गया। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।